नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिहार की बांकीपुर सीट के ऊपर आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है, लेकिन अभी से कहीं न कहीं जो माहौल है और जो राजनीति है उसका पारा हाई होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कई चेहरे हैं जो यहाँ पर दावेदारी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। चूँकि बांकीपुर जो है वो बीजेपी का गढ़ रही है, तो ऐसे में यहाँ से किसी दूसरी पार्टी को लेकर ये कह देना कि भई वो अपना माहौल बना सकते हैं, आसान बात नहीं होगी। क्योंकि 2006 से 2026 तक नितिन नवीन ने जिस तरीके से यहाँ पर लगातार चुनाव जीते हैं, और उससे पहले उनके पिता यहाँ से जो नवीन किशोर थे वो लगातार चुनाव जीतते हुए नजर आए, और 2006 में जब उनका निधन हो जाता है उसके बाद यहाँ से नितिन नवीन जो हैं वो चुनाव लड़ते हैं, और हर बार जो है उनको जीत यहाँ से मिलती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन अब वो बीजेपी के अध्यक्ष बन चुके हैं, और साथ में उनका जो है राज्यसभा भेजा जा चुका है, राज्यसभा के वो सदस्य बन चुके हैं। तो उनको बांकीपुर जो सीट है यहाँ से इस्तीफा देना पड़ा है, सीट छोड़नी पड़ी है। अब कई तरह के नाम जो हैं यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं। खुद बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से ही कई नामों पे लगातार जिक्र हो रहा है कि वो कौन सा नाम है जो बांकीपुर सीट से चुनाव में उतरता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर हम बात करें तो अब तक पवन सिंह को लेकर बातचीत चल रही थी कि पवन सिंह यहाँ से बांकीपुर सीट से चुनाव में उतरते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। जिस तरह से वो इस समय बयानबाजी भी कर रहे थे, दिखाई भी पड़ रहे थे बीजेपी नेताओं के साथ में, तो ये मानकर चला जा रहा था कि वो एक तरीके से बांकीपुर सीट से चुनाव में उतर सकते हैं। और वैसे भी कुछ समय पहले तक उनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से उनका नाम कटा और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि उनको बांकीपुर के ज़रिए अब जो है विधानसभा में भेजा जाएगा। लेकिन अब एक नाम की और चर्चा चल रही है, और बड़े ज़ोरों शोरों से यहाँ पर चर्चा चलती हुई दिखाई पड़ती है, और ये नाम है रितु जायसवाल का, जो अभी हाल ही में आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। और शामिल होने के बाद ही उनके नाम की चर्चा जो है काफ़ी तेज़ी के साथ में चलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो क्या बांकीपुर सीट के ऊपर रितु जायसवाल चुनाव में उतरती हुई दिखाई पड़ेंगी? चूँकि रितु जायसवाल आरजेडी का मजबूत चेहरा थी, आरजेडी की तरफ से मजबूती से 2 चुनाव में उतर चुकी हैं, लेकिन दोनों चुनावों में उनको हार मिली। अगर रितु जायसवाल को लेकर बात करें तो रितु जायसवाल ने 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर परिहार से चुनाव लड़ा था, और महज 1549 वोट यानी 1549 वोटों से वो चुनाव हार गई थी। इसके बाद उन्होंने फिर जो है अपने पॉलिटिकल तौर पर खुद को मजबूत करने का प्रयास किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो उतरी, और जिस तरीके से उनको शिवहर से उतारा गया और यहाँ पर भी 29,143 वोटों से वो हार गईं। तो इस तरह दोनों चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ी तो सही, लेकिन उनको जीत नसीब नहीं हुई। 2025 के चुनावों में जब उनको टिकट नहीं दिया गया, जब उनको दरकिनार कर दिया गया, तो काफ़ी नाखुश वो दिखाई पड़ी, और निर्दलीय के रूप में 2025 के विधानसभा चुनावों में वो उतरती हुई दिखाई पड़ी, और परिहार से वो उतरी और यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहीं, और 65,000 के आसपास उनको वोट मिले, यानी आरजेडी की जो प्रत्याशी से भी ज़्यादा उनको वोट मिले। तो ये तय है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक तो रितु जायसवाल के पास में है, और ऐसे में अगर बीजेपी का साथ उनको मिलता है और इतनी मजबूत सीट जहां से लगातार 40-50 या 40-45 साल से बीजेपी जीत रही है, जिस सीट के ऊपर, उस सीट के ऊपर अगर रितु जायसवाल को भेजा जाता है तो उनकी पॉलिटिकल स्थिति जो है वो बेहतर होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन अभी इसको लेकर जो राजनीति के जानकार हैं वो इस बात को लेकर कहते हैं कि अगर रितु जायसवाल को अभी अगर उतार दिया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी के अंदर खाने में यहाँ पर एक तरीके का रोष होता हुआ दिखाई पड़े। क्योंकि जब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तब भी एक धड़ा ये बात कह रहा था कि भाई वो तमाम पार्टियों से होकर इस तरफ पहुँचे हैं, कभी जेडीयू में, कभी आरजेडी में नज़र आते थे, फिर बीजेपी में जाकर शामिल हुए हैं और आरजेडी में वो दिखाई पड़ते थे। इस तरह से अब बीजेपी में आकर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री थे, तमाम तरह से बीजेपी के लिए सालों से काम कर रहे थे, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। तो इस तरह की बातें लगातार मीडिया में होती हुई दिखाई पड़ी, और कई जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो इस बात को लेकर नाखुश हुए कि सम्राट चौधरी को, जो दूसरे दल से आकर बीजेपी में शामिल होते हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो ऐसे में अब यही कुछ रितु जायसवाल के बारे में भी कहा जा
रहा है कि किस तरह से वो आरजेडी में लगातार काम कर रही थी, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली तो उन्होंने बीजेपी का रुख कर लिया। तो ऐसे में क्या सिर्फ बीजेपी में आने की वजह से उनको टिकट दे दिया जाए, जो लोग लगातार काम कर रहे थे उनके काम को दरकिनार कर दिया जाए? इस तरह की स्थिति लगातार बनती हुई यहाँ पे दिखाई पड़ती है, क्योंकि ऋतु जायसवाल अपने आप को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और कह सकते हैं ज़मीनी स्तर की नेता वो भी मानी जाती है। इसीलिए जब वो निर्दलीय चुनाव में उतरी परिहार से, तो दूसरे नंबर पर रही, जो ये साबित करता है कि वोट बैंक तो जो है कह सकते हैं ऋतु जायसवाल के पास में है, लेकिन सही मौका या सही तरीके से उनको शायद आगे नहीं बढ़ाया गया, इसीलिए उनको यहाँ पर जीत नसीब नहीं हुई। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि खुद नितिन नवीन जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और यहाँ से विधायक भी थे, वो किस नाम के ऊपर मोहर लगाएंगे, क्योंकि ये भी देखा जा रहा था कि खेसारी लाल यादव भी लगातार बीजेपी के नेताओं से मुलाकातें कर रहे हैं, चाहे अध्यक्ष नितिन नवीन की बात की जाए उनसे मुलाकात की है, इसके अलावा जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनसे मिले हैं। तो ऐसे में क्या खेसारी लाल यादव भी अपने लिए कोई संभावना खोजते हुए दिखाई पड़ते हैं? चूँकि 9-10 नाम हैं, जब एमएलसी चुनाव होगा तो उसमें क्या कोई नाम नज़र आ सकता है जिसमें खेसारी हो या पवन हो या ऋतु जायसवाल हो, ये नाम दिखाई पड़ सकते हैं। और जो बांकीपुर सीट की हम लोग बात कर रहे हैं, इन्हीं नामों में से कोई एक नाम यहाँ पर जो है तय होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अभी तमाम तरह की चर्चाएँ हैं, इसको लेकर पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इन्हीं का नाम जो है फाइनल होने वाला है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ऋतु जायसवाल जो है मजबूती के साथ में बीजेपी में दाखिल हुई हैं और तमाम तरह की बयानबाजी करती हुई दिखाई पड़ती हैं, और पॉलिटिकल तौर पर देखा जाए तो उनके साथ में कहीं ना कहीं एक वोट बैंक भी है। और चूंकि बांकीपुर सीट पे 40-45 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है, तो ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि यहाँ से कोई मजबूत प्रत्याशी जाए, कोई ऐसा प्रत्याशी जाए जो इस सीट को लेकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। क्योंकि अभी जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर के भी चुनाव लड़ने की लगातार बातें कही जा रही हैं, और ये तक कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ में हम उनको हराएंगे, क्योंकि जो बीजेपी ने वायदे किए थे चुनाव से पहले, वो वायदे पूरे करने में वो असमर्थ रहे हैं। और जिस तरीके से महज 4-5 महीने के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बदल दिया गया, उनको राज्यसभा भेज दिया गया और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तमाम तरह से वो बातें करते हैं कि बिहार में ऐसा लगता है जंगल राज वापस आ रहा है, ये प्रशांत किशोर कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो क्या उनका भी कुछ जनाधार यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा? वहीं अगर आरजेडी की बात करें तो वो भी जो है कोशिश में रहेंगे कि उनका भी यहाँ पर कोई मजबूत प्रत्याशी, कोई मजबूत नेता चुनाव में उतरता हुआ दिखाई पड़े। तो इतना आसान नहीं होगा बांकीपुर में, क्योंकि नितिन नवीन लगातार चुनाव जीत रहे थे, इसलिए बड़ा चेहरा थे। अब नितिन नवीन के बाद यहां से जीत का सिलसिला कौन सा वो चेहरा है जो कायम रख पाएगा, इसको लेकर लगातार मंथन का दौर चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन क्या वास्तव में ये माना जाए कि मुकाबला यहां पर जो मुकाबले में बीजेपी की तरफ से जो 2-3 नाम हैं, चाहे हम पवन सिंह की बात करें, ऋतु जायसवाल की बात करें, क्या यही नाम होंगे या सरप्राइज के तौर पर कोई और नाम भी सामने आ सकता है? क्योंकि जिन नामों पर चर्चा होती है बीजेपी के अंदर, उन नामों को आगे नहीं बढ़ाया जाता, बल्कि बैकडोर से या चुपके से कोई एक ऐसा नाम सामने आता है जिसको लेकर कोई बहुत चर्चा नहीं हो रही होती है, लेकिन उसको वो पद दे दिया जाता है। नितिन नवीन के बारे में भी बात करें तो जब अध्यक्ष बनने से पहले उनके नाम की कहीं कोई चर्चा नहीं थी। उनसे पहले अगर देखा जाए तो मनोहर लाल खट्टर के बारे में जिक्र हो रहा था, शिवराज सिंह चौहान के बारे में बात चल रही थी, इसके अलावा वसुंधरा राजे के बारे में बात चल रही थी, लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए अध्यक्ष जो है वो नितिन नवीन को बनाया गया। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो 2-3 नाम बीजेपी की तरफ से निकलकर सामने आते हैं, ऋतु जायसवाल और पवन सिंह का। वहीं अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो वो भी यहाँ पर दम भरते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब ये मुकाबला जो है दिलचस्प होने वाला है। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जैसी तारीखों का ऐलान होगा यहाँ पर जो राजनीतिक सरगर्मियाँ हैं वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। अब आपको क्या लगता है कि बांकीपुर जो बीजेपी की सबसे मजबूत सीट मानी जाती है, उसके ऊपर क्या बीजेपी ऋतु जायसवाल को उतारेगी, पवन सिंह को उतारेगी, या कोई और चेहरा यहाँ पर उतरता हुआ दिखाई पड़ेगा? अपना कमेंट ज़रूर करिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही। आप इसी तरह से अपने कमेंट, अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए। नमस्कार।